मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एज यूजुअल जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हम सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि क्या प्रोडक्ट बना है, हमें इसमें भी इंटरेस्ट होता है कि वो कैसे बना है। तो जो कैसे बना है उसी को हम मैकेनिज्म कहते हैं कि कैसे हुआ। और ये बेसिकली एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है किसी भी रिएक्शन का, जिसको हम मैकेनिज्म कहते हैं। इसमें हमें ये पता चलता है कि कौन से बॉन्ड टूटे हैं, कौन से नए बने हैं, कौन कौन सी एनर्जीज़ प्रोवाइड हुई हैं, क्या क्या इंटरमीडिएट बने हैं, रेट क्या रहा है डिफरेंट स्टेप्स का। तो इस तरीके से जो ये जहाँ ये सब बताया जाता है उसको हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसके ड्यूरिंग हम कुछ नोटेशंस यूज़ करते हैं, यानी कि कुछ जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, रेड लाइट ग्रीन लाइट, तो उससे आपको पता चलता है अब रुकना है अब चलना है। ऐसे यहाँ पे भी हम एरोज़ यूज़ करेंगे, जिसको कर्व्ड एरो नोटेशन यूज़ करते हैं। नोटेशन मतलब आइडिया देगा जो कि क्या है। तो कर्व किया एरो को और उसका ऐसे हेड बना दिया, तो इसको कर्व एरो नोटेशन कहते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफ़र शो करते हैं कि अगर कोई भी पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र होता है, चाहे वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर मल्टीपल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर वो पूरा ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम इस तरीके से दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर HCl का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है पूरा का पूरा कौन ले रखे जा रहा है, क्लोरीन। हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो ऑक्सीजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर कर रहा है और इस तरीके से हाइड्रोनियम आयन बन रहा है और क्लोराइड आयन क्रिएट हो रहा है। तो एक बॉन्ड यहाँ टूटा और एक नया बॉन्ड OH का बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर एमाइड आयन है, NH2 नेगेटिव, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ये वाला, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक कार्बन ले लेता है और नेगेटिव चार्जेस पे आ जाता है। तो इस तरीके से हम शो करते हैं। तो यहाँ मेन बात याद रखने की है कि अगर ये वाला एरो हमने शो किया है रिएक्शन में, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर के मूवमेंट को शो करता है। फिर आता है हाफ हेडेड एरो, यानी कि अब इसका सिर जो है, जैसे ऐसे ये पूरा सिर है, अगर इसको आधा ही दिखाते हो आप तो इसको हम हाफ हेडेड एरो कहते हैं। इसमें हम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो करते हैं। तो जब जहाँ ये है वहाँ पे कौन बनेंगे, फ्री रेडिकल। यानी जैसे दो एटम थे, तो ड्यू टू सम कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन, इनके बीच में ब्रेकेज हुई, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और बी ने अपना, तो इस तरीके से फ्री रेडिकल क्रिएट हो जाते हैं। जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल का दिखाया Cl2 का, तो ये आपके पास क्लोरीन रेडिकल क्रिएट हो जाता है। बेसिकली क्लोरीन एटम ही क्लोरीन रेडिकल है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो दो नोटेशन आपने देख ली। फिर लास्ट वाला है डबल हेडेड एरो, यानी जिसके दो सिर हैं। ये रेजोनेंस दिखाने के लिए यूज़ होगा, यानी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनके बीच में लगाया जाएगा। देखो आप यहाँ पे फ़र्क देख सकते हो, पहले इधर बॉन्ड थे, अब ये वाले बॉन्ड इधर आ गए, इस तरीके से ये रेजोनेंस होता है। अब नेक्स्ट है बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेकेज। तो जो बॉन्ड क्लीवेज या ब्रेकेज है दो तरह का हो सकता है, एक होता है होमोलिटिक और एक होता है हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक क्लीवेज, क्लीवेज को फ्यूजन भी कह सकते हैं, लिसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है और बराबरी से टूटेगा, यानी जब उस एटम सेपरेट होंगे, जो बॉन्ड टूट रहा है, तो हर एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और रेडिकल क्रिएट होंगे, यानी कि न्यूट्रल स्पीशीज़ बनती हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास है हेट्रोलिटिक क्लीवेज, यानी जो बराबरी की बात नहीं हुई, एक जब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ले गया और एक बिल्कुल खाली रह गया। यहाँ पर पहले ए ने लिए, दूसरे टाइप में हमने बी को दिखाया है। ये कब होगा, ए कब लेगा, जब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा है। अगर बी की ज़्यादा है तो बी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाएगा। तो इस तरीके से दिखाया जाता है। इस पर क्वेश्चन आ जाता है, बहुत आसान है, पर बच्चे क्योंकि ध्यान से नहीं पढ़ते तो वो ये भी नहीं आंसर कई बार कर पाते। तो आपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है ऑर्गेनिक में, एक बार सब कुछ आपको लिखना आना चाहिए। कोई डेफिनेशन, कोई एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सको। फिर बात करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट की, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो भी बनेगा उसको क्या कहेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। यूजुअली ये अनस्टेबल होते हैं और रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको आइसोलेट करना भी मुश्किल होता है, पकड़ में ही नहीं आते, पर फिर भी स्टडी की गई है। तो सबसे पहले है कार्बोकेटायन।
यानी ऐसा कैटायन जिसमें कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया। पहले इनको कार्बोनियम आयन भी कहा जाता था। कार्बोकैटायन को क्या कहते थे? कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम कोई अलग चीज़ नहीं है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसके पीछे हमने एम लगा दिया। जब इससे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। एक तो आप कार्बन पॉजिटिव चार्ज दिखाओगे और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। जैसे अब आपको एग्जांपल दिखाया गया है मिथाइल का, CH3 पॉजिटिव, ये इथाइल पे दिखाया है CH2 पॉजिटिव। अब ये बना कैसे? जैसे मान लो ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है, तो ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाता है, ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, हाईली रिएक्टिव है। कार्बन क्या कोशिश करेगा? जल्दी से जल्दी किसी से रिएक्शन हो जाए। ये किस वजह से होता है? ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो क्योंकि इसके पास 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये क्या चाहता है कितने हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ऑक्टेट। तो इसलिए ये वैरायटी ऑफ रिएक्शन में जाता है। ठीक है, तो पहला ये इसके बारे में बताया क्या होता है। ऐसा कार्बन कैटायन जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। अब ये बनता कैसे है? जैसे फॉर्मेशन या प्रिपरेशन या जनरेशन की बात करेंगे। पहला है डायरेक्ट आयनाइजेशन। पोलर मीडियम में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिएक्शन कंडीशन डायरेक्टली ये बन रहा है, जैसे क्लोराइड निकल गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरा प्रोटोनेशन से भी बना सकते हो, किसकी? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक कार्बन पे प्रोटोन अटैच करा दो। तो मान लो ये वाला जो कार्बन है ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इस हाइड्रोजन को दे देगा। इसकी वैलेंसी तो पूरी हो गई, लेकिन इस कार्बन का एक बॉन्ड चला गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही कार्बोनिल के केस में भी हो सकता है, यहाँ OH बन जाएगा और यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली साइनाइड के केस में तो यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आप देख सकते हो कार्बन सिंगली बॉन्डेड भी हो सकता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और डबल भी। अब उसके बाद नेक्स्ट मेथड क्या है? अगर ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसकी प्रोटोनेशन अगर हम कर दें, जैसे अल्कोहल्स है, ईथर्स है, अमीन्स हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? पहले प्रोटोनेशन हुई, अब ये स्टेबल नहीं होता तो ऑक्सीजन क्या करता है? अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके सिस्टम से बाहर हो जाता है और यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप कार्बोकैटायन जनरेट कर सकते हो। 2 मेथड हो रहे हैं आपको, मेनली 2 मेथड तो ज़रूर याद होने चाहिए किसी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट की, कि वो जनरेट कैसे होता है। फिर बाकी अगर आप 5 के 5 याद रख सकते हो तो आप रख लेना। नेक्स्ट है डाइजोनियम सोल्ट की डिकम्पोजिशन से। तो पहले आपको डाइजोनियम सोल्ट बनाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि अमीन को अगर नाइट्रस एसिड से ट्रीट करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो ऐसे डाइजोनियम सोल्ट बन जाते हैं। यहाँ पे Cl नेगेटिव भी होता है। अब क्या होता है कि ये स्टेबल नहीं होते। जब अगर आप इस टेम्परेचर को थोड़ा सा भी हाई कर दोगे ना, रिएक्शन मीडियम के थोड़ा सा भी आप राइज करोगे, तो नाइट्रोजन है जो वो इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल सिस्टम से बाहर हो जाएगा और यहाँ पर R पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? बाय एक्शन ऑफ सुपर एसिड। जैसे एक तो नॉर्मल एसिड होते हैं जिनकी एक एसिडिक स्ट्रेंथ है, पर उससे भी ज़्यादा अगर हो किसी की, बहुत ज़्यादा, उसको सुपर एसिड कहा जाता है। तो ये है एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। एंटीमनी किसकी फैमिली में आता है? नाइट्रोजन की। 5 बॉन्ड तो वही बनाते हैं ना। फॉस्फोरस के बाद आता है क्या? आर्सेनिक। उसके बाद आता है एंटीमनी। चलो मैं याद दिला देती हूँ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और फिर बिस्मथ आता है। तो ये जो फैमिली है, नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सब के सब +5 तक जा सकते हैं, मतलब 5 बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये बनता है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो मॉलिक्यूल बनता है ये हाईली एसिडिक होता है, इसको सुपर एसिड आप कहते हो।
जब आप इसको किसी भी अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करते हो तो ये क्या करता है, इसमें से एनायन एब्स्ट्रैक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर इसने फ्लोराइड को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, SbF6 नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा। फिर हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन। पॉजिटिवली चार्ज जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ठीक है, कई बार आपसे सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाएगा, तो अभी से आपने ध्यान देना है कार्बोकेटायन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। तो जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो ट्रिगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में चले जाएंगे, जैसे ये शो किया आपको। एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचेगा जो एम्प्टी होगा। ठीक है, ये वेकेंट है। और जो ये 3 ऑर्बिटल हैं sp2 ये बॉन्डेड होंगे। ठीक है, बॉन्ड बनाए होंगे इन्होंने 3 एटम्स के साथ, या कोई ग्रुप हो सकता है यहाँ पे। इसका और स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैट होगा। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाना है और एक एम्प्टी ऑर्बिटल। ये जो बॉन्ड एंगल है कितना है, 120 डिग्री। तो बहुत आसान है। स्ट्रक्चर इसका, दोनों चीज़ें पूछ ली जाती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी और स्ट्रक्चर भी, तो ये बताना आना चाहिए आपको। फिर इसकी क्लासिफिकेशन है, यानी कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो किसी कार्बन से बॉन्डेड है तो वो प्राइमरी हो जाएगा। ये सिंपल मिथाइल कार्बोकेटायन है। अगर वो 2 कार्बन से बॉन्डेड है तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अगर 3 से बॉन्डेड है तो टर्शरी है। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, टर्शरी की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। तो इसमें हम फैक्टर्स डिस्कस होता है, इसका डिस्कशन काफ़ी पूछा जाता है कि इनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करो, कार्बोकेटायंस की रिलेटिव स्टेबिलिटी को। अब जैसे हम कुछ भी हमें पता चलता है ना कि ये ऐसे है ऐसे है, तो हम उसको रिलेट करते हैं कि उसके रिलेशन में कैसे है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी फैक्टर जो इसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा वो इसको स्टेबल बनाएगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैसे स्टेबल होगा, अगर इसको डिस्पर्स करवा दे कोई। अगर कोई भी फैक्टर इसको डिस्पर्स कराने की बजाय इंटेंसिफाई कर देता है तो वो उसको क्या करेगा, डिस्टेबलाइज कर देगा कार्बोकेटायन को। सबसे पहले हमारे पास आता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर यहाँ पे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी कि जो R ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो वो क्या करेगा, इसको स्टेबल बनाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो वो अनस्टेबल बनाएगा। तो इस वजह से आपको ये ऑर्डर मिलता है। टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, एज़ कम्पेयर टू मिथाइल। फिर दूसरा फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा है हाइपर कॉन्जुगेशन, जो हमने पीछे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में डिस्कस किया था। इसकी मदद से भी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी को। तो इस सिचुएशन में हम कैसे शो करेंगे कि मान लो जो ये कार्बन है इस पर जो ये R ग्रुप लगे हुए हैं, इनके पास अगर हाइड्रोजन है, जैसे मान लो यहाँ एक ये मिथाइल है लगा हुआ और ये वाला हम कार्बन शो कर रहे हैं, इसके ये 2 बॉन्ड हमने दिखा दिए, यहाँ पर हाइड्रोजन्स हैं, मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स है। तो क्या होता है कि ये वाला जो CH बॉन्ड है ये पूरा का पूरा ये कार्बन इसके साथ शेयर कर लेता है। फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये कार्बन, इसके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं होता, और यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेबलाइजेशन होती है। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। सिमिलरली अगर इस हाइड्रोजन की जगह पे भी एक CH3 हो तो ऐसे 6 स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर यहाँ पर भी एक CH3 हो तो ऐसे 9 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है वो इंडक्टिव इफेक्ट तो शो कर ही रहे हैं, इसके अलावा वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करके भी काफ़ी हेल्प करते हैं और इसको पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देते हैं। जो ये ओवरलैप है, ये वाला जो कार्बन है जो मेन जिस पे पॉजिटिव चार्जेस के एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, और इसके पास जो भी हाइड्रोजन है वो कौन से हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली ये वाला अल्फा कार्बन है दोनों, क्योंकि एडजेसेंट हैं। हाइड्रोजन जो इन पे हैं वो कौन से हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका जो एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है वेकेंट कार्बोकेटायन का,
उसमें ये CH बॉन्ड डोनेट हो जाता है, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है, वापस ये रिवर्ट भी हो जाता है, लेकिन इस तरीके का रेजोनेंस इस सिस्टम को स्टेबलाइज करता है। फिर इसी तरीके से दिखाया हुआ है, ये जो मैंने पीछे शो किया आपको, इस तरीके से फिर ये हमारे पास आ जाता है। और फिर कंपेयर किया हुआ है कि मिथाइल कार्बोकेटाइन में तो कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एडजेसेंट अल्फा ना तो कार्बन है ना हाइड्रोजन है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन के केस में 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपको मॉलिक्यूल दे देंगे और उसमें पूछेंगे कितने अल्फा हाइड्रोजन है। फिर आपके पास आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन है सेकेंडरी, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। फिर टर्शरी कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो इस तरीके से ये रहता है। फिर और कंपैरिजन किया जाता है रेजोनेंस इफेक्ट का। तो पहला फैक्टर जो स्टेबल करता है इंडक्टिव हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, फिर आता है रेजोनेंस, यानी कि अगर कोई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो वो इसको और अच्छे से स्टेबलाइज करती है। कई बार इतना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी मिल जाती है सिस्टम को, जैसे ये एलाइल कार्बोकेटाइन है। ठीक है, ये आपका एलाइल ग्रुप होता है। अगर इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम क्या कहते हैं, एलाइल कार्बोकेटाइन। तो इसमें रेजोनेंस होता है, ये वाला ग्रुप पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, तो और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ दिखाया है। तो इसकी वजह से ये काफ़ी स्टेबल होता है। सिमिलरली जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है CH2 बेंजीन रिंग के साथ है, तो ये रेजोनेंस में चला जाता है चार्ज बेंजीन के। ये स्ट्रक्चर बच्चों आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, आसान होता है बिल्कुल। जो ये डबल बॉन्ड है इसको मूव करना होता है, एडजेसेंट बॉन्ड पे ही जाएगा। तो यहाँ से जा रहा है तो इसका बॉन्ड तो पूरा रहेगा, लेकिन इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर ये क्या करेगा, आगे बात करेगा, भैया मेरी मदद करो, तो ये लोग इसकी हेल्प करेंगे आगे वाले। अब इसका बॉन्ड तो पूरा है पर इसका बॉन्ड चला गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से ये रेजोनेट करता है। तो जैसे एक हॉट प्लेट है ना, मान लो एक का हाथ जल रहा है बच्चे का, तो वो दूसरे को पास कर दे, इस तरीके से इस चार्ज को पास कर दिया जाता है। तो सिस्टम जो है वो स्टेबल हो जाता है, काफ़ी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है इससे। और जैसे यहाँ पे तो हमने क्या, एक ही फिनाइल ग्रुप लगाया था, एक और हाइड्रोजन को अगर हटा के हम एक और फिनाइल लगा दें तो ऐसे कितने और स्ट्रक्चर बनेंगे, 5 और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ शो नहीं किए हैं, बच्चे ड्रॉ कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर लेना। ये डाईफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है बच्चों, और सारे के सारे हाइड्रोजन हटा के अगर फिनाइल लगा दें तो ये बनता है ट्राईफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये इतना ज़्यादा स्टेबल है, आप इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो परक्लोरेट आयन के साथ ना, जो इनेगेटिव चार्ज है, और इसके साथ में ये इसका सोल्ट बना के आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और स्टोर भी कर सकते हो। मतलब इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। कहाँ तो कार्बोकेटाइन स्टेबल ही नहीं होते थे, पर सिचुएशंस देखिए। सो लाइफ इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस, सरप्राइजेस। तो इसका जो परक्लोरेट सॉल्ट है वो आप स्टोर भी कर सकते हो, इतना ज़्यादा स्टेबल है। तो कोई पूछे तो आप बता दोगे ना, कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन बताओ, तो आप बताओगे ट्राईफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को। इसी तरीके से बाकी ग्रुप्स का भी फिर इफेक्ट बताया। मान लो बेंजीन पे भी आगे कोई ग्रुप लगे हुए हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो इसको स्टेबल करेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, जैसे नाइट्रो है, CHO होता है, ऐसे ग्रुप्स अगर हैं तो ये इस चार्ज को इंटेंसिफाई करेंगे, अनस्टेबल करेंगे। फिर नेक्स्ट फैक्टर होता है विनाइल या फिर फिनाइल कार्बोकेटाइन की बात की गई। ये इन अनस्टेबल होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ ना तो रेजोनेंस होता, ना कोई और वजह, और जो वेकेंट ऑर्बिटल होता है जिसपे वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है डबल बॉन्ड के साथ, तो वो इसके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी अलग हो जाएगी, sp2 नहीं रहेगी, sp हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो वेकेंट ऑर्बिटल होगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। आप सिंपल ऐसे ही बता देना, परपेंडिकुलर वाला आपको रिलेट करना मुश्किल लगे तो
सिंपल यही बता देना है आपको यहाँ पर, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो ये इनका जनरल रिलेटिव स्टेबिलिटी को डिस्कस किया गया कार्बोकेटाइन की, और ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा स्टेबल फिर कौन होगा? टर्शरी ब्यूटाइल, फिर बेंजाइल, फिर आइसोप्रोपाइल, एलाइल, एन प्रोपाइल, इथाइल, फिनाइल, फिनाइल और मिथाइल। इसको अगर एनर्जी की टर्म्स में भी मेजर किया गया है कि जब कार्बोकेटाइन बन रहा है तो कितना एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़ रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट, और कितना क्या रिलीज हो रहा है। और इंडक्टिव इफेक्ट भी इसमें रोल प्ले कर सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी और रेजोनेंस भी, तीनों इफेक्ट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से हम इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को मेजर करते हैं। तो ये अब आपको याद हो जाना चाहिए, आई होप याद हो गया होगा। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास आता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। अच्छा मान लो कोई कार्बोकेटाइन बनता है, इंटरमीडिएट है ना, तो ये क्या करता है, कई बार ये स्टेबल नहीं होता, तो ये एक बेटर अगर ऑप्शन होता है इसके पास रीअरेंजमेंट के बाद एक बेटर स्टेबल स्टेट में जाने का, तो कार्बोकेटाइन क्या करता है, कई बार रीअरेंजमेंट शो करता है ताकि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए। इसके ड्यूरिंग ये या तो किसी हाइड्रोजन को शिफ्ट करता है, या किसी अल्काइल ग्रुप को या कोई एराइल ग्रुप को शिफ्ट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ उस कार्बन पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। और अगर ये एक पहले और दूसरे कार्बन पे शिफ्ट होती है तो इसको 1-2 शिफ्ट कहते हैं। हाइड्रोजन अगर मूव करता है इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ तो उसको हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं, और अगर कोई अल्काइल ग्रुप शिफ्ट होता है तो उसको अल्काइल शिफ्ट कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ दिखाया है, तो ये आपका प्रोपाइल कार्बोकेटाइन बना। अब ये प्राइमरी है, यहाँ क्या होता है कि जो सेकंड में कार्बन होता है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, इस पे जो हाइड्रोजन है वो अगर यहाँ चला जाए इस कार्बन के पास तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, जैसा कि नेक्स्ट में दिखाया है। और अब जो ये कार्बोकेटाइन बनेगा ये सेकेंडरी है और ये ज़्यादा स्टेबल है। अब मान लो हाइड्रोजन है ही नहीं साथ वाले कार्बन पे, जैसे कि ये बना है, तो क्या होता है कि पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करता है, इसको एक से दूसरे पे जा रहा है ना, तो 1-2 मिथाइल शिफ्ट हम कहते हैं। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, ये टर्शरी अल्काइल ग्रुप है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये सारा जो डिस्कशन था ये किसके बारे में था, कार्बोकेटाइन की, जो फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट हमने डिस्कस किया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कार्बन आयन। जैसे कार्बोकेटाइन था जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, कार्बन आयन में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि एग्जांपल है, हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, कोई भी OH नेगेटिव है, जैसे वो क्या कर सकता है कि इसका एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। मान लो आपने KOH यूज़ किया है, ठीक है, तो बेस है ये, यहाँ से क्या कर सकता है, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। अब अगर इस हाइड्रोजन को ये ले लेता है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ये भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है क्योंकि कार्बन से नेगेटिव चार्ज हैंडल नहीं होता, और मोस्ट रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो कार्बन फटाफट कोशिश करेगा कि आगे बॉन्डिंग करे। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, पहला तो है कि डिसोसिएशन है सिंपल, H पॉजिटिव बाहर चला गया और अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास छोड़ गया, तो इस तरीके से कार्बन आयन जनरेट हो गया। अब ये वैसे तो देखने में आसान लग रहा है, पर प्रोटॉन को बाहर कौन निकालेगा, कोई बेस। तो जैसा कि हमने देखा था कि कोई भी बेस है जो वो इसको फैसिलिटेट करेगा, मतलब फास्ट करा देगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, और इस तरीके से कार्बन आयन जनरेट होता है। सोडियम अमाइड भी हम यूज़ कर लेते हैं, तो ये यहाँ से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, सोडियम एसिटाइलाइड, सॉरी इसको सोडियम, ये इथाइन है, तो इथाइन का इस तरीके से ये कार्बन आयन बन जाता है।
ऐसे ही हमारे पास ट्राइफिनाइल मीथेन है, इसमें भी अगर हम बेस से ट्रीट करते हैं तो ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कार्बोक्सिलेट आयन है, तो कई बार कार्बोक्सिलेट आयन भी से को भी जब आप हीट करते हो तो CO2 बाहर निकल जाता है और यहाँ पे R नेगेटिव कार्बन आयन जनरेट होता है। तो ये मेथड्स हैं। पहला ये तो ये मेथड था डायरेक्ट जो डिसोसिएशन हो रहा है। दूसरा मेथड क्या है कि आप कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, यानी ऐसी स्पीशीज़ जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगी, जो मान लो वो इस कार्बन से अटैच हो रहा है न्यूक्लियोफाइल, तो ये वाला नेगेटिव ये बॉन्ड पेयर इस कार्बन पे चला जाएगा और एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये दो ही मेथड हैं यहाँ पे, आप इन दोनों को याद रख लेना। एक एक एग्जाम्पल याद रख लेना। ये सिंपल पहला एग्जाम्पल आसान है, आप इसको याद रख सकते हो और याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आसानी से याद हो रही हो ना, आपको दो मेथड क्योंकि हर एक के याद होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट के। अब स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो कार्बोकेटाइन sp2 था, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में? 8, ठीक है। और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और जो इसकी शेप है वो टेट्राहेड्रल नहीं है, पिरामिडल है, जैसे अमोनिया होता है ना, अमोनिया में लेकिन चार्ज नहीं होता। शेप क्या है? पिरामिडल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर ये कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है तो उस टाइम पे ये प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है, यानी कि जो यहाँ पे दिखाया है कार्बन वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर होगा इसमें इधर, और इसके पास नेगेटिव ये चार्ज है, ठीक है। तो याद रहेगा ये मेन। वैसे आपको sp3 याद रखना है, हाइब्रिडाइजेशन जो मेन है। फिर अगर इसकी हम स्टेबिलिटी की बात करें, क्लासिफाई करेंगे और फिर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखेंगे। यहाँ पे भी हम इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बताएंगे। यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, जिसके पास जितने कम अल्काइल ग्रुप हैं वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। ये क्या करेगा, अगर प्लस आई ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा पहले। तो नेगेटिव चार्ज अगर इंटेंसिफाई होगा तो ये मॉलिक्यूल जो आयन बनता है वो अनस्टेबल हो जाता है। फिर अगर हम प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। R group has plus I effect, so it intensifies the negative charge। तो इससे क्या हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे नाइट्रो है, वो क्या करेंगे, डिस्पर्स करेंगे नेगेटिव चार्ज को, तो वो क्या करेंगे, स्टेबल। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे आपको दो स्ट्रक्चर दे देंगे, पूछेंगे कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आप बताओगे नाइट्रो वाला ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ना, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है डिस्पर्स होगा सिस्टम में, तो ये स्टेबल हो जाएगा। पहला फैक्टर क्लियर होगा इंडक्टिव इफेक्ट का। दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे आपको तीनों हाइब्रिडाइजेशन दिखाई दे रही हैं, sp, sp2 और sp3। sp3 में s करेक्टर कितना है, 25%, यहाँ 33, यहाँ 50। तो जितना ज़्यादा s करेक्टर है उतना ही कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, उतना ही ज़्यादा फिर वो इजीली अकोमोडेट कर सकता है नेगेटिव चार्ज को और वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, इंटरेस्टिंग पॉइंट था हाइब्रिडाइजेशन का। फिर आपके पास रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन है, अगर वो भी सिस्टम में है तो वो डेफिनेटली स्टेबलाइज करेगी, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कोई भी चार्ज हो, रेजोनेंस हमेशा स्टेबलाइज करता है। पर आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए, इसकी सब बच्चे प्रैक्टिस कर लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से आके डिस्कस करना, कोई क्लास के बच्चे से भी डिस्कस कर सकते हो। और जैसे उसमें देखा था कार्बोकेटाइन के केस में, जैसे मिथाइल ग्रुप बढ़ती है, ये फिनाइल ग्रुप बढ़ते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ती है, यहाँ पे भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये कार्बोकेटाइन के बारे में था, इसके बारे में थोड़ा ही था। तो ये आपका सेकेंड रिएक्शन इंटरमीडिएट पूरा हो गया। फिर बात आती है फ्री रेडिकल्स की। फ्री रेडिकल भी बहुत बनते हैं ड्यूरिंग रिएक्शंस। तो फ्री रेडिकल क्या होते हैं,
जिसके पास ओड या फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा कोई भी एटम या आयन, सॉरी एटम ही होगा, आयन नहीं होगा, ये न्यूट्रल होते हैं। फ्री रेडिकल्स, अगर चार्ज होगा तो वो कैटायन होगा या एनायन होगा। फ्री रेडिकल्स न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं। सिंपल आप क्लोरीन का इसमें एग्जांपल दिखाया है कि क्लोरीन पे अगर हम कोई रेडिएशन फॉल कराते हैं अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, होमोलिटिक फिजन होगा, ये अपने अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और इस तरीके से क्लोरीन रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ओड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होंगे नेचर में, ठीक है। ये भी हाईली शॉर्ट लिव्ड है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयरिंग चाहता है। अब इनकी फॉर्मेशन कैसे है, फॉर्मेशन इनकी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले है थर्मल या फिर फोटोकेमिकल होमोलिसिस हो किसी कोवलेंट बॉन्ड का, या तो हीट से हो या फिर लाइट से, कोई भी होमोलिटिक ब्रेकेज हो जाए बॉन्ड की, जैसे टेट्रा मिथाइल लेड है तो ये वाला जो लेड का और कार्बन का बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है होमोलिटिक, और 4 मिथाइल रेडिकल बनेंगे और लेड एज अपनी मेटल की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से ब्रेकेज होएगी, 4 मिथाइल रेडिकल बन जाएंगे। यहाँ पे फिर आपके पास नीचे ये मॉलिक्यूल है 2,3 ब्यूटेन डाइऑन, तो यहाँ पे भी ये ब्रेकेज यहाँ से होती है और इस तरीके से फ्री रेडिकल बन जाते हैं। पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है जिसमें कि गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन का, जैसे कि कार्बोक्सिलेट आयन है। अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन लूज़ करा दो तो ये इस तरीके का फ्री रेडिकल बनाता है जिसमें से फिर CO2 निकल जाती है और R ही बचता है। फिर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कार्बोकेटायन के तरह ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर होगा, ठीक है। और जो एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा उसमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बैठेगा इस तरीके से। तो आपको अभी ये याद होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन साथ के साथ। कार्बन आयन की केस में sp भी हो सकती है, sp2 भी हो सकती है और sp3 भी हो सकती है। मेनली अगर पूछा जाएगा, कोई स्पेसिफिक नहीं है तो sp3 बताना है आपको, और अब बाकी सिचुएशन होगी। कार्बोकेटायन sp2 था, फ्री रेडिकल भी में भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब इनकी क्लासिफिकेशन भी उसी तरीके से हो जाएगी, प्राइमरी एक ही कार्बन से अगर है बॉन्डिंग, सेकेंडरी और टर्शरी। प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन की टर्म्स में भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इस तरीके से आप दिखाओगे तो ये बहुत आसान और अच्छा स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हो। ऐसे ये डायग्राम भी दिखाया हुआ है, ये पहले कई बार बताया जा चुका तो यहाँ नहीं मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही, आप ड्रॉ करके देख लेना। ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगाया है, यहाँ पे 2 लगाए हैं, यहाँ पर 3 लगाए हैं, तो उतने 9 स्ट्रक्चर इधर बनेंगे। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3। यहाँ पे सिर्फ एक्सेट्रा लिख दिया है ताकि बच्चे खुद प्रैक्टिस कर लें थोड़ी बहुत। आई होप आप कर लेंगे। और दूसरा फैक्टर यहाँ दिखाया रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे एलाइल फ्री रेडिकल दिखाया है और बेंजाइल, ठीक है। तो इसमें रेजोनेंस है आपके, इस वजह से स्टेबल होगा। ये आपका ऑर्डर रहेगा स्टेबिलिटी का, ये एलाइल और बेंजाइल सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर टर्शरी ब्यूटाइल, फिर आइसोप्रोपाइल, फिर इथाइल, फिर मिथाइल, विनाइल और फिर बेंजाइल फिनाइल। तो ये आपका था थर्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। फोर्थ जो है वो है कार्बीन्स। तो ये भी काफ़ी नाम से ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। ये भी न्यूट्रल होते हैं। ये डाइवेलेंट स्पीशीज़ हैं, न्यूट्रल डाइवेलेंट स्पीशीज़, जिसमें कि कार्बन जो है कोवेलेंटली बॉन्डेड है 2 एटम के साथ, और इसके पास 2 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे।
फ्री रेडिकल में 7 होते हैं, कार्बन आयन में 8 होते हैं। तो कार्बिन में भी 6 हैं जैसे कार्बोकेटायन में थे, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है, ये डाइवेलेंट है, जो कार्बोकेटायन है वो ट्राइवेलेंट था। ठीक है, अब आपको याद आ गया ना, जैसे मिथाइल कार्बोकेटायन था सिंपल सा। ये जो कार्बिन है ये डाइवेलेंट है, इनके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और बहुत कम लाइफ पीरियड होता है। अब 2 तरह के कार्बिन होते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत पूछा जाता है। सिंगलेट कार्बिन, अब जो इनकी हाइब्रिडाइजेशन है वो भी हमें आगे देखेंगे। सिंगलेट कार्बिन में जैसे हमने कहा कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो नॉन बॉन्डेड है कार्बिन में, जैसे यहाँ देख सकते हो। ठीक है, अब ये दोनों एक ही ऑर्बिटल में हो सकते हैं, जो 2 ऑर्बिटल बचे, या फिर एक एक हो सकता है 2 ऑर्बिटल में। तो अगर ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में एक ही ऑर्बिटल में है तो उसको हम सिंगलेट कार्बिन कहते हैं। अब स्ट्रक्चर आगे देखेंगे तो वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और अगर ये पेयरिंग में नहीं है, अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो उसको हम बाई रेडिकल भी कहते हैं, ट्रिपलेट कार्बिन को, क्योंकि उसके पास 2 और इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी नीचे अभी आएंगे हम, ये लो आप पहले स्ट्रक्चर देख लो। जो भी बात की हमने, सिंगलेट कार्बिन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और जो 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, एक ऑर्बिटल एम्प्टी होगा। ठीक है, ट्रिपलेट में sp हाइब्रिडाइजेशन है, 2 ऑर्बिटल अनहाइब्रिड हैं, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये सारा सिस्टम परपेंडिकुलर है, आप समझ सकते हो ना, इस तरीके से। एक तरीके से ये बाई रेडिकल को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक ही ऑर्बिटल में, इसमें 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। ये बाई रेडिकल होता है, ये लेस स्टेबल होता है, ये ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर sp। तो इनका डिफरेंस भी कई बार पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रही हैं कार्बिन्स में, sp2 और sp। कार्बन आयन में हमने 3 देखी थी, sp भी थी, sp2 भी थी और sp3 भी थी। कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल्स में सिर्फ sp2 होता है। अब आपको ये याद होना चाहिए। अब इनका मेथड ऑफ फॉर्मेशन देख लेते हैं। कार्बन का 2 ही मेथड है, सिंपल सा, थर्मल या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कर दो, किसका, एलिफेटिक डाइएजो कंपाउंड हो, ये जैसे कि डाइएजोमीथेन है, कीटीन, या फिर साइक्लोप्रोपेन का। बस डाइएजोमीथेन, ये वाला रिएक्शन आसान है बहुत, याद होना चाहिए आपको। इसको आप हीट करते हो तो नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा और बहुत आसानी से कार्बन जनरेट हो जाता है। इस मॉलिक्यूल को कीटीन कहते हैं, CH2 जब आप इसको हीट करते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर चली जाएगी और CH2 बचेगा, ये भी इजीली हो गया। साइक्लोप्रोपेन हमने देखा था, अनस्टेबल होते हैं, इनको हीट करते हो ये बॉन्ड टूट जाते हैं, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये CH2 की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है सब कुछ। ये पहला मेथड है प्रिपरेशन का, आपको आना चाहिए। दूसरा मेथड क्या है कि किसी बेस को यूज़ करो हेलोजन कंपाउंड पे सूटेबल हो जो, जैसे कि ये ब्यूटॉक्साइड आयन है। ठीक है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो हाइड्रोजन को इसने कर लिया एब्स्ट्रैक्ट H पॉजिटिव फॉर्म में, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, पहले कार्बन आयन बना है, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये क्या करेगा, इस क्लोरीन को दे देगा ये नेगेटिव चार्ज कि भैया तुम चले जाओ, मेरे से हैंडल नहीं हो रहा। तो क्लोराइड आयन बाहर हो जाएगा और ये कार्बन जनरेट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन है, कार्बन आयन। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड था। यहाँ पे CCl2 बन गया, ये भी कार्बन होता है। अच्छा, ये आपको पता याद आ रहा होगा, ये रीमर टीमन रिएक्शन में भी बनता है। ठीक है, तो ये आपके 4
रिएक्शन इंटरमीडिएट थे। पहला था कार्बोकेटायन, दूसरा कार्बोएनायन, तीसरा फ्री रेडिकल्स और फोर्थ था कार्बीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएजेंट्स की। ठीक है, नेचर ऑफ रिएजेंट्स। रिएक्शन की ड्यूरिंग एक तो सबस्ट्रेट होता है, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिस पे कोई आके अटैक करेगा, तो जो अटैक करता है उसको अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं, और जो फाइनली रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो ड्यूरिंग ए रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कोई भी सबस्ट्रेट हो सकता है और कोई भी अटैकिंग रिएजेंट। जैसे मान लो आप रिएक्शन कर रहे हो एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, बेस जैसे आपने लिया है, तो बेस इस पे अटैक करता है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सबस्ट्रेट है और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अटैकिंग रिएजेंट है। अगर दोनों ही ऑर्गेनिक हैं फिर तो कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड बन रहा है, तो जो सब्सटेंस जो पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल कार्बन प्रोवाइड करेगा वो सबस्ट्रेट हो जाएगा, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो अटैकिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, जो ये नया बॉन्ड बन रहा है ना इसके अकॉर्डिंग। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है तो हम किसी को भी सबस्ट्रेट मान सकते हैं, किसी को भी अटैकिंग रिएजेंट मान सकते हैं, तो ये जस्ट एक कंसेप्ट है। अब उसके बाद क्लासिफिकेशन है रिएजेंट्स की, ये कई बार पूछ ली जाती है। रिएजेंट जो है वो फ्री रेडिकल हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन, फाइल होता है लविंग, जिसको मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार है। तो ये दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिवली चार्ज्ड जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी बहुत ज़्यादा है, जैसे H पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन, Cl पॉजिटिव। एक होते हैं न्यूट्रल, कमी नहीं है लेकिन ऑर्बिटल्स खाली हैं, जैसे होता है ना कि पास खुद का घर भी है लेकिन फिर भी और प्रॉपर्टी खरीदनी है। ठीक है, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की इनकी टेंडेंसी रहती है, दे डिज़ायर, तो इनको न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ये पूछ लिया जाता है बच्चों, दो तरह के हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूट्रल। फिर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं, मतलब जिनको न्यूक्लियस पसंद है, पॉजिटिव चार्ज जिनको पसंद है। इनके पास कोई ना कोई अनशेयर्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसको ये आगे शेयर करना चाहते हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, इनको नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, और या फिर ये न्यूट्रल हो सकते हैं जैसे अमोनिया वाटर मॉलिक्यूल है। तो अब क्लासिफिकेशन होगी हमारी रिएजेंट्स की, कौन कौन सी थी, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। फिर आती है ऑर्गेनिक रिएक्शंस की क्लासिफिकेशन। तो 7 टाइप्स है हमारे पास। पहला है सब्स्टिट्यूशन, जिसमें कोई आगे किसी को रिप्लेस करेगा, चाहे हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करे या किसी ग्रुप को रिप्लेस करेगा, कोई और आएगा, कोई और जो आने वाला वो कोई एटम भी हो सकता है और कोई ग्रुप भी हो सकता है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कहते हैं, और जो आएगा आने वाला है उसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे मीथेन को आप क्लोरीन से रिएक्ट करते हो तो एक क्लोरीन एटम आके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो जो क्लोरीन एटम आ गया ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, और ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या बना, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आप जैसे मान लो आपको अगले सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक कोई और पढ़ाए, तो उस टीचर ने मुझे क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट, मैं कहीं और चली गई और वो टीचर मेरी जगह आ गया। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 तरह का होता है, यानी जो आया उसने कैसे रिप्लेस किया। पहला था फ्री रेडिकल, मान लो कोई टीचर ट्रांसफ़र होके आया है, नया टीचर है, चलो ये वाला अभी फ्री रेडिकल में क्या हो रहा है कि कोई रेडिएशन की प्रेजेंस में ये स्प्लिट हो जाता है, मान लो कोई मॉलिक्यूल, और फ्री रेडिकल बन गए। ये फ्री रेडिकल आपके सबस्ट्रेट पे अटैक करते हैं, यहाँ से HCl निकल गया, फिर ये फ्री रेडिकल बना, फिर यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल फिर इससे रिएक्ट करता है और मिथाइल क्लोराइड बनता है, फिर से फ्री रेडिकल बनता है, और सो ऑन ये प्रोसेस चलता रहता है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से होता है। फिर इलेक्ट्रोफिलिक है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आया
उसने क्या किया, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन्स होते हैं ना बेंजीन पे, और अगर हम इसके बॉन्ड दिखाएं ऐसे, तो नाइट्रो क्या करता है, इससे कार्बन से बॉन्डिंग करता है पहले, मान लो यहाँ आके अटैच हो गया तो, और फिर थोड़ी देर बाद क्या करेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर भेज देगा। तो ऐसे सब्सटीट्यूशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आके सब्सटीट्यूट करता है तो वो कौन सा सब्सटीट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, I नेगेटिव बाहर हो गया, CH3 के साथ OH नेगेटिव कंबाइन हो गया। तो मान लो आपके डिपार्टमेंट में कोई और टीचर इनऑर्गेनिक पढ़ाने लग जाए, या बाहर से कोई ट्रांसफ़र हो के आ जाए, तो इस तरीके से कोई भी टीचर आके अगर मुझे सब्स्टिट्यूट कर दे तो वो इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपके पास एडिशन रिएक्शन, यानी नाम से ही जैसे कि पता चल रहा है दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएंगे। यूजली जो ये कॉम्बिनेशन है ये कहाँ होता है, अक्रॉस डबल बॉन्ड, यूजली डबल या ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस होता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। फाइनली आपको दो मॉलिक्यूल मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट दे देंगे। ठीक है, अब ये भी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो सकती है, जैसे HBr है, पहले Br रेडिकल आएगा या H रेडिकल पहले आए और फिर Br भी आ जाए, तो इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाता है। बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है ये। मैकेनिज्म इतना नहीं देख रहे हैं। फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हो सकती है, जैसे HX है, ये पूरा मॉलिक्यूल ऐड होगा लेकिन पहले H ऐड होगा और फिर X आएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो सकता है, जैसे HCN आ रहा है, ठीक है, H पॉजिटिव और CN है, पहले CN आएगा फिर H आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ शो किया है। इस तरीके से ये एडिशन हो जाता है। तो ये दूसरा टाइप था रिएक्शन का, एडिशन रिएक्शन, जहाँ दो रिएक्टेंट ज्वाइन होके वन प्रोडक्ट देते हैं। ये मल्टीपल बॉन्ड के क्रॉस हो रहा है। फिर होता है एलिमिनेशन। अब कोई जाएगा, लॉस होगा, एटम का लॉस हो सकता है, ग्रुप का लॉस हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में से। अब कोई जाएगा तो फिर उसकी कमी को पूरा करने के लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। जैसे अब ये है, ये अल्काइल हैलाइड है, KOH से जब आप ट्रीट करते हो अल्कोहलिक KOH से, वो क्या करता है, यहाँ से क्लोरीन और एक हाइड्रोजन को बाहर कर देता है, KCl बन जाएगा और H2 बन जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब जो एलिमिनेशन है ये दो तरीके का होता है, यूनिमोलिकुलर, मतलब जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा उसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो KOH यहाँ ये दिखाया है। ऐसा अगर बल्कि मॉलिक्यूल होता है तो उसमें E1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, यूनिमोलिकुलर। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस वाले सबस्ट्रेट के ऊपर, इसका रोल ज़्यादा नहीं होगा। बायोमोलिकुलर हो सकता है जिसमें दोनों का ही रोल है, और डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ये अल्फा एलिमिनेशन हो सकता है। अल्फा एलिमिनेशन में सेम एटम से लॉस होता है, जैसे यहाँ से HCl चला गया, ठीक है, तो कार्बन बन गया। बीटा एलिमिनेशन हो सकता है, मतलब जैसे इन दोनों कार्बन से जाएगा, लॉस ऑफ 2 एटम और ग्रुप फ्रॉम एडजेसेंट एटम। गामा एलिमिनेशन हो सकता है, अल्फा और गामा पोजीशन से लॉस होगा तो रिंग बन जाएगी। तो आप देख सकते हो कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब इनके आपको क्या याद होने चाहिए, एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो जो भी रिएक्शन है, पहला हमने सब्स्टिट्यूशन देखा था, जो फ्री रेडिकल था, इलेक्ट्रोफिलिक था, न्यूक्लियोफिलिक था। फिर हमने एडिशन देखा था, उसके केस में भी फ्री रेडिकल था, इलेक्ट्रोफिलिक था, न्यूक्लियोफिलिक था। फिर हमने एलिमिनेशन देखा था, देख रहे हैं हम, वो यूनिमोलिकुलर हो सकता है और बायोमोलिकुलर हो सकता है। बायोमोलिकुलर है तो अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है और गामा हो सकता है। ठीक है, तो ये दो टाइप हो गए। अब इसमें जिंक डस्ट का एग्जांपल याद रखना है। अगर
1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन है, तो इस तरीके से ये साइक्लोप्रोपेन बन जाता है, जिंक ब्रोमाइड निकल जाएगा। ठीक है, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ये वाला अल्कीन का। कंसनट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हो आप अल्कोहल्स को, तो अल्कीन अल्कोहल्स का तो डिहाइड्रेशन हो जाता है और अल्कीन बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है रीअरेंजमेंट, जिसमें कि माइग्रेशन होगा कोई फंक्शनल ग्रुप का, या कोई एटम का, या ग्रुप ऑफ एटम का, या पूरा का पूरा चेन माइग्रेट हो सकता है और एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे ये 1 ब्रोमोब्यूटेन है, आप इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में हीट करते हो तो 2 ब्रोमोब्यूटेन बन जाता है। अगर सिंपल ब्यूटेन को हीट करते हैं तो आइसोब्यूटेन बन गया। अमोनियम साइनेट को हीट किया तो हमने यूरिया बन गया। तो ये कैसे रिएक्शन है? रीअरेंजमेंट के। आसान था ये तो। फिर आइसोमराइजेशन है, यानी कि रिएक्शन की ड्यूरिंग एक आइसोमर दूसरे में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि ये ट्रांस आइसोमर है ब्यूटाडाइन का, सॉरी ब्यूटीन का, ब्यूटाडाइन नहीं है, ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन है। इसका जो ट्रांस आइसोमर है, अगर आप इस पर रेडिएशन फॉल करते हो तो ये सिस आइसोमर में कन्वर्ट हो गया। फिर कंडेंसेशन रिएक्शन है, जिसमें 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और कोई सिंपल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, जैसे वाटर या अल्कोहल। तो जैसे अब आपने एल्डोल कंडेंसेशन का इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ दिया है। 2 एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करके 3 हाइड्रोक्सी, ये ब्यूटेनॉल बन गया। ठीक है, अब इस प्रोसेस के कंडेंसेशन में कोई सिंपल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे इस केस में नहीं हुआ है, जो ये वाला हाइड्रोजन था यही जाके यहाँ अटैच हो गया, तो यहाँ नहीं हुआ है। कई और जैसे एस्टरिफिकेशन है वहाँ पे होता है, जब अल्कोहल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाते हैं। लास्ट है आपके पास मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसके केस में बॉन्ड्स आपको रीअरेंज होते नज़र आएंगे हीट या लाइट की प्रेजेंस में। यहाँ पे कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए, ना ही कोई आयनिक या फ्री रेडिकल यूज़ होगा। तो ये बहुत आसान है, इनको हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, रीऑर्गेनाइजेशन होगा कोवलेंट बॉन्ड का, बस इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है और इंटरमोलिकुलर भी हो सकता है। और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, जैसा कि आप अभी एग्जांपल से हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है ब्यूटाडाइन है, ये जब आपको इसको हीट या लाइट की प्रेजेंस में ट्रीट करते हो तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। बॉन्ड बनने शुरू होते हैं इधर, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, तो इस तरीके की साइक्लिक स्टेट आती है, फिर फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है। साइक्लो एडिशन है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, इस तरीके से इंटरमीडिएट स्टेट आएगी और ये साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। इन दोनों को, इलेक्ट्रोसाइक्लिक को और साइक्लो एडिशन को मिला के हम क्या कहते हैं? पेरिसाइक्लिक। ठीक है, फिर एनर्जी चेंजेस की अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक होते हैं और बनते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ एनर्जी चेंजेस आपको नज़र आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, हीट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ये टोटल एनर्जी चेंज को रिप्रेजेंट करता है जो अकम्पनी करता है फॉर अ डेफिनेट मोल ऑफ रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन रहेगा, जैसे ए बी और सी डी रिएक्ट करके ए सी और बी डी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने x1, x2, x3 और x4 लिखा है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है फॉर रिस्पेक्टिव बॉन्ड। तो जब x1 और x2, x3 और x4 के सम से ज़्यादा हैं, यानी ये 2 एनर्जी ज़्यादा हैं ब्रेक करने वाली इनसे, तो जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होगा। अगर ये कम है इनकी एनर्जी से तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, ये एनर्जी कंज्यूम्ड है, ये एनर्जी रिलीज्ड को रिप्रेजेंट करते हैं।
फिर हमारे पास थ्योरी आती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या फिर कोलिजन थ्योरी। तो पहला ये कंडीशन ही कह रही है कि कोई भी रिएक्शन के लिए क्या होना ज़रूरी है, कोलिजन। मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो कुछ होगा, कांटेक्ट में आना ज़रूरी है, कोलाइड करना ज़रूरी है। पर क्या देखा गया कि सारे के सारे कोलिजन से हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता। इफेक्टिव कोलिजन कब है, जब कोलाइडिंग पार्टिकल जो है उनके पास एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, जिसको थ्रेश होल्ड एनर्जी हम कहेंगे। जैसे आप बाहर कहीं घूमने निकले हो, आप अकेले गए हुए हो, सामने से कोई आपको अच्छा सा दोस्त मिल जाए, पर अगर वो दोस्त ठीक ठाक है तो आप कहीं घूमने का प्लान बना लोगे। लेकिन अगर वो बीमार है तो कुछ नहीं होगा, आप बस हैंडशेक करके अपने अपने रास्ते पे चले जाओगे। तो उस दोस्त में एक अगर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा तो उसको हम थ्रेश होल्ड एनर्जी कहेंगे कि हाँ हमारी एनर्जी का लेवल था तो हम कहीं घूमने जा सके। फिर कोलाइडिंग जो दोस्त मिले हैं, यानी जो कोलाइडिंग पार्टिकल है, उनकी ओरिएंटेशन भी ठीक होनी चाहिए कोलिजन के टाइम पे। मतलब ऐसा ना हो आपके दोस्त को कोई काम हो, उसका रास्ता ये लगे जहाँ आप जा रहे हो उधर उसको जाना ही नहीं है, वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जाएगा, तो भी बात नहीं बनेगी। ओरिएंटेशन भी इम्पोर्टेंट है, एनर्जी भी हो एक मिनिमम, और ओरिएंटेशन यानी रास्ता भी एक ही पकड़े, तो जो कोलिजन है वो इफेक्टिव होगा और रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो जो मोस्ट मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती ग्राउंड स्टेट में जिससे कि वो रिएक्शन कर सकें, इसलिए हमें उनको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे मान लो जो दोस्त बीमार है, थोड़ा बीमार नहीं मतलब थोड़ा वीक फील कर रहा है, अगर आप उसको एक जूस पिला दो वहीं आसपास दुकान से, तो उसमें वो एनर्जी आ जाएगी, वो कहेगा चलो कहीं घूम के आते हैं। तो जो आपने एनर्जी एडिशनल दे दी मॉलिक्यूल्स को, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, और EA से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर है, जो थ्रेशहोल्ड एनर्जी है, यानी जिसके बाद वो व्यक्ति एक्टिव हो जाएगा, मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाएगा, माइनस जो उसकी इनिशियल एनर्जी थी, उसमें आप जो भी ऐड कर दोगे वो क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। सिंपल है। जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी रेंज क्या देखी गई, 40 to 150 किलो जूल पर मोल की इतनी एनर्जी आप दे देते हो तो रिएक्शंस हो जाते हैं। अगर ये एनर्जी कम चाहिए तो रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो जाएगी। अगर ये ज़्यादा वैल्यू है की तरफ है तो आपको हीटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, जैसे एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब आपको याद हो जाना चाहिए। वाई एक्सिस पे आपको एनर्जी शो करनी है। मान लो ये रिएक्टेंट की इनिशियल एनर्जी है, अब इनको प्रोडक्ट बनाना है, पर जब आप इनको इतना एनर्जी और दोगे तब जाके ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जो ये एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने दे दिया, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा डेल्टा एच। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है एक तरीके से ये एनर्जी बैरियर है जो कि रिएक्टेंट को क्रॉस करना पड़ेगा। बाहर से जब आप हीट करो या कैसे भी इनको एनर्जी दोगे तो ही वो इस एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे और रिएक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। फिर बात करते हैं हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की, जो कि एक यूज़फुल पैरामीटर है। इससे भी हमें फिजिबिलिटी पता चलती है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, डायरेक्शन की भी इक्विलिब्रियम कोई है तो वो फॉरवर्ड में रहेगा या नहीं रहेगा। फ्री एनर्जी को हम एंथैल्पी और एंट्रोपी की टर्म्स में रिलेट करते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर स्टैंडर्ड स्टेट की बात करते हैं, यानी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो हम इसके ऊपर एक नोट लगा देते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट। तो डेल्टा एच जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, स्टार्टिंग मटेरियल की और प्रोडक्ट की, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। डेल्टा एस जो है वो रैंडमनेस को या डिसऑर्डर को शो करता है ड्यूरिंग द रिएक्शन जो क्रिएट होगा। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अगर ये पॉजिटिव है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ भी हम इसको रिलेट कर देते हैं, -2.303 RT log K। फिर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आती है, तो ये यहाँ तक का जो था मटेरियल ये कोलिजन थ्योरी के लिए था।
जिसमें हमने यही बात की है कि जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी खुद की एनर्जी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इतनी नहीं होती कि वो रिएक्ट कर सके मोस्ट केसेस में, तो आपको उनको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है जो एक्टिवेशन एनर्जी है। फिर उसके बाद वो थ्रेश होल्ड एनर्जी का लेवल तक पहुंचते हैं और रिएक्ट करके प्रोडक्ट देते हैं, जो पीछे डायग्राम देखा था। फिर एक नई थ्योरी आई जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहते हैं। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हुई। तो इस थ्योरी में हमने कहा कि जो रिएक्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनते, बीच में कुछ और इंटरमीडिएट बनते हैं, हाईली अनस्टेबल स्टेट आती हैं बीच में, जो कि अलग अलग एनर्जी बैरियर को कॉरस्पॉन्ड करते हैं। और बीच में जो हाई एनर्जी की स्पीशीज़ बनती है उसको हम ट्रांजिशन स्टेट कह सकते हैं या एक्टिवेटेड स्टेट कह सकते हैं। जैसे कि अब मान लो आपने ए को रिएक्ट कराना है बी सी के साथ, फाइनली आपको ए भी मिलेगा और सी मिलेगा। बीच में थ्योरी क्या कहती है कि इस तरीके का इंटरमीडिएट भी बनेगा जहाँ ए और बी का बॉन्ड ब्रेक बन रहा है और बी और सी का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो जो ट्रांजिशन स्टेट है ये बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी बताती है कि इस तरीके का अरेंजमेंट हुआ होगा एटम्स का जब उन्होंने कोई एनर्जी बैरियर तक वो पहुंचता है इंटरमीडिएट, जहाँ कुछ बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होते हैं, कुछ नए बॉन्ड बनना शुरू होते हैं लेकिन पूरे नहीं बने। ये एक ऐसा जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते, ना डिटेक्ट कर सकते हो। और जो फ्री एनर्जी है किसके बीच में, रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में, वो फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी के साथ। अगर इसकी वैल्यू कम है तो रिएक्शन फास्ट होगा, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है डेल्टा जी तो रिएक्शन स्लो होगा। और डेल्टा एच और डेल्टा एस को भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। जो ये सुपर स्क्रिप्ट है इसको हम डबल डैगर कहते हैं। तो ये एक्टिवेशन की टर्म पैरामीटर्स को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन स्टेट के। तो यहाँ पर भी हम सेम वही प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिखाएंगे एक्स एक्सिस पे। ये क्या है, हमारे एनर्जी डायग्राम फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन। वाई एक्सिस पे आप फ्री एनर्जी दिखाओगे, पहले आपने क्या दिखाया था कोलिजन के केस में, सिर्फ सिंपल एनर्जी लिखा था। जब हम ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर फ्री एनर्जी दिखाएंगे। यहाँ हम वही वाला एग्जांपल रखेंगे, ए प्लस बी सी मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट दिखाओगे आप। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डेल्टा जी डैगर को, डबल डैगर को रिप्रेजेंट करता है। और फिर फाइनली यहाँ पर ये डेल्टा जी नॉट। अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है यानी एक से ज़्यादा स्टेप हैं तो हमारे पास और इसमें एडिशन हो जाएगा। और जो सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन होता है उसको कंसर्टेड रिएक्शन भी कहते हैं। याद रहेगा ना आपको, यानी एक ही बारी में जो काम हो गया, सिंगल स्टेप रिएक्शन को कहा जाता है कंसर्टेड रिएक्शन। कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं। अगर एक से ज़्यादा स्टेप है, दो या उससे ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको मल्टी स्टेप रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप सिंपल केस होगा टू स्टेप रिएक्शन कि पहले रिएक्टेंट है, उसने ट्रांजिशन स्टेट आई, फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट से फिर ट्रांजिशन स्टेट 2 आई और फिर फाइनली प्रोडक्ट बना। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो क्या है कि जो फर्स्ट वाली स्टेट है इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसको बनाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो ज़्यादा है, सेकेंड वाली के लिए कम है। तो जो इंटरमीडिएट है वो फटाफट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और आइसोलेट करना मुश्किल है। और जो पहला स्टेप होगा जहाँ पे एनर्जी बैरियर बहुत ज़्यादा है, वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। फ्री एनर्जी आएगी इधर, रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, इंटरमीडिएट यहाँ है
तो ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है, ये ज़्यादा अमाउंट है। डेल्टा G1 डैगर, डबल डैगर, डेल्टा G2 डबल डैगर से ज़्यादा है, तो इंटरमीडिएट जो बनेगा वो फटाफट इसको एक्वायर कर लेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें जो पहला स्टेप है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। दूसरा सिनेरियो क्या है, जो सेकंड वाला है उसकी एनर्जी पहले वाले से ज़्यादा है। इस केस में इंटरमीडिएट है जो वो स्टेबल होता है और आप उसको आइसोलेट भी कर सकते हो। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये वाला पीक अब जो ऊपर था वो नीचे होगा, तो जो डेल्टा G2 है अब वो डेल्टा G1 से ज़्यादा होगा और इस तरीके का रिएक्शन आएगा। अब ये कब हुआ, जब ये वाला सेकंड स्टेप जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। अगर जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है अगर वो एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से नीचे जाएगी। अगर वो एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ऊपर जाएगी। तो ये सिंपल बात आपको याद रखनी है। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। जो रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट का डिफरेंस होता है एनर्जी का, वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी डिफरेंस एंथैल्पी हीट चेंज को रिप्रेजेंट करता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा H से ज़्यादा होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हैमंड्स पोस्टुलेट। ये सिंपल सा पोस्टुलेट है, देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा। ये क्या कहता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट है उसका स्ट्रक्चर स्टेबल स्पीशीज से रिजेंबल करेगा जो उसकी एनर्जी के बराबर होगी। जैसे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें जो एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेट की वो प्रोडक्ट से मैच करेगी एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट से मैच करेगी। उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो रिएक्टेंट से ज़्यादा मैच करेगा। देखो अभी आपको समझ आ जाएगा। जैसे आपके पास ये दो रिएक्शन है ना, पहला एंडोथर्मिक है, तो जो ये ट्रांजिशन स्टेट है इसकी एनर्जी किससे मैच कर रही है ज़्यादा? प्रोडक्ट तो बहुत नीचे है, रिएक्टेंट की एनर्जी से मैच कर रही है, तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो किससे ज़्यादा मैच करेगा? रिएक्टेंट से। एक्सोथर्मिक में ये एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेट की और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, तो जो इन दोनों की एनर्जी मैच कर रही है तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो किससे ज़्यादा मैच करेगा? प्रोडक्ट से। इसी को क्या कहते हैं? हैमंड्स पोस्टुलेट। यहाँ दोबारा रीड कर रही हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट क्लोजली रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेबल स्पीशीज दैट लाइज क्लोजेस्ट टू इट इन एनर्जी। फिर आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की टर्म में बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कैटलिस्ट का इफेक्ट ट्रांजिशन स्टेट पे। मान लो अब आप कैटलिस्ट यूज़ करते हो, तो कैटलिस्ट क्या करता है? एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है जिसमें लो एनर्जी चाहिएगी, तो वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को ही लो कर देता है और उससे रिएक्शन फास्ट हो जाता है। अगर हमें फॉर्मल चार्ज असाइन करना है इंटरमीडिएट पे या दूसरे आयनिक स्पीशीज़ पे, तो वो हम कैसे करेंगे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो फ्री एटम में है और माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डेड एटम, ठीक है। तो वो आपको क्या दे देगा? फॉर्मल चार्ज। फिर ये थोड़ा आप पढ़ सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इक्वली शेयर हो रखे हैं तो वो आप उनको डिवाइड कर दोगे इक्वली। नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस पर्टिकुलर एटम के ही होंगे। जैसे ऑक्सीजन पे कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑक्सीजन पे ही काउंट होंगे। इस तरीके से आप फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये आगे बहुत सिंपल से फॉर्म में भी दिया हुआ है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री फॉर्म, हाफ लो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, पूरे लो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स।
और जैसे इसमें मीथेन में हम कैलकुलेट करके देखते हैं, तो कार्बन पे अगर चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो वैलेंस फॉर्म में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। बॉन्डेड जो है उसमें 8 है, 8 का आधा कर दो। नॉन बॉन्डिंग है कोई? नहीं, तो इसमें फॉर्मल चार्ज कितना है? 0। हाइड्रोजन पे भी 0 आ जाएगा, आप प्रैक्टिस कर लेना। फ्री रेडिकल के केस में 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और प्लस एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी फॉर्मल चार्ज 0 है, क्योंकि भी न्यूट्रल होता है ना। कार्बोकेटायन में +1 आ गया, आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। कार्बन आयन में -1 आएगा, कार्बन भी न्यूट्रल होते हैं, यहाँ पे भी 0 आएगा। फिर नाइट्रीन्स होते हैं एक स्पीशीज़, जिसमें नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, इस तरीके से मोनोवेलेंट होता है, तो ऐसी स्पीशीज़ को नाइट्रीन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने चार्ज निकाला कार्बन पे, न्यूट्रल ही होगा वैसे, 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मल चार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके साथ ही टॉपिक पूरा होता है। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, ध्यान से पढ़ना, प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू सो मच।